हेलो, मैं चेतन लाल शेखर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय सापला जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकेंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सैम्पलिंग जो अध्याय है निदर्शन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि सैम्पलिंग की अर्थ और उसकी अवधारणा के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि जो सैम्पलिंग है उसका मेन बेसिस क्या है। ऐसा निदर्शन के वो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर ही ये जो अध्ययन की पद्धति काम में ली जाती है। क्योंकि प्रश्न तो ये उठता ही है कि निदर्शन ही में जो छोटी छोटी इकाइयों को बहुत बड़ी प्रतिनिधि समूह का प्रतिनिधि कैसे होंगे, अर्थात इसके वो कौन से मूल आधार हैं जिसके आधार पर ये सैम्पलिंग की विधि बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधित्व कर पाती है। तो सबसे पहला जो आधार है वो है समग्र की सहजातीयता। ऊपरी तौर पर हमें व्यक्तियों तथा तथ्यों में बहुत अधिक असमानताएं दिखाई देती है। यहाँ तक कि कारखानों में जो बनने वाली कोई भी दो वस्तुएं भी पूर्णतः समान नहीं होती। दो जुड़वा भाई भी कभी समान नहीं होते। फिर भी यदि हम ये ध्यानपूर्वक विचार करें या देखें तो हमें ज्ञात होगा कि ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली इस विविधता में भी अंतर्निहित एकता अथवा समानता है। उदाहरण के लिए सभी मनुष्यों की शारीरिक बनावट में ऊपरी तौर पर अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं, फिर भी शारीरिक दृष्टि से उनमें कई समानताएं विद्यमान हैं। यही कारण है कि निदर्शन को समग्र का प्रतिनिधि मान लिया जाता है। इसके संदर्भ में लुंडबर्ग ने लिखा था कि यदि तथ्यों में अत्यधिक एकरूपता पाई जाती है, अर्थात संपूर्ण तथ्यों को विभिन्न इकाइयों में अंतर बहुत कम है, तो संपूर्ण में से कुछ या कोई इकाई समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करेगी। इस प्रकार निदर्शन विधि में इस मान्यता पर आधारित बताया गया है कि विविधताओं में समानताएं अंतर्निहित होती हैं, जिन्हें हम सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में खोजा जा सकता है। दूसरा जो आधार है वो है प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना। निदर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि संपूर्ण समूह में से थोड़ी सी इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें, किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों में वे सभी विशेषताएं होनी चाहिए जो मूल में हो। तो दूसरी की जो आधार है वो प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना का बताया गया है। और तीसरा जो आधार है निदर्शन का वो है उचित परिशुद्धता। कोई भी निदर्शन 100% रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता, फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि निदर्शन में इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो ताकि वह प्रतिनिधित्वपूर्ण हो सके और उनके अध्ययन से निकाले गए जो निष्कर्ष है वास्तविक स्थिति का सही चित्रण कर सके। तो एक श्रेष्ठ निदर्शन के लिए कौन कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं उसके बारे में भी हमें चर्चा करना आवश्यक है। तो हम यहाँ पर निदर्शन के द्वारा सामाजिक घटनाओं के बारे में हमारे निष्कर्ष कितने यथार्थ एवं वैज्ञानिक होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे निदर्शन की उत्तमता एवं समग्रता की प्रतिनिधित्वपूर्णता पर अध्ययन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हमारे निदर्शन में निम्नलिखित विशेषताएं समावेश होना चाहिए। नंबर 1, समग्र का प्रतिनिधित्व। एक श्रेष्ठ निदर्शन की सर्वप्रथम यह विशेषता है कि समग्र का प्रतिनिधित्व करे। इसी प्रकार जो दूसरी विशेषताएं हैं वो है पर्याप्त आकार, अर्थात निदर्शन प्रणाली के लिए यानी एक श्रेष्ठ निदर्शन के लिए आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों
को पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। निर्देशन में जितनी अधिक इकाइयाँ होगी, परिणाम में उतनी ही अधिक परिशुद्धता आने की संभावना रहेगी। यद्यपि ये सदैव आवश्यक तो नहीं है कि निर्देशन का आकार निर्देशन के प्रतिनिधित्वपूर्ण होने की गारंटी देता हो। फिर भी यदि हम 10,000 छात्रों का अध्ययन करना है तो उसमें से केवल कुछ 10 छात्रों का ही हम प्रतिनिधि के निर्देशन के रूप में चुनाव करते हैं, और यह अपेक्षा की जाती है कि सभी छात्रों की विशेषता का उचित प्रतिनिधित्व करें। तीसरा, निष्पक्षता, फ्री फ्रॉम बेसिस। एक श्रेष्ठ निर्देशन को पक्षपात एवं मिथ्या सुझाव से स्वतंत्र होना चाहिए, अन्यथा प्रतिनिधित्वपूर्ण होने का दावा वह नहीं करता। तो निष्पक्षता तीसरी विशेषता श्रेष्ठ सैंपलिंग के लिए बताई गई। नंबर 4, साधनों का अनुभव, यानी साधनों के अनुभव अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, अर्थात एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन में वह जो अनुसंधानकर्ता के पास उपलब्ध साधना के अनुभव होना चाहिए। साधनों को ध्यान में रखकर ही निर्देशन की संख्या, प्रकार, चुनाव विधि का निश्चय किया जाना चाहिए। नंबर 5, उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। एक श्रेष्ठ निर्देशन में यह आवश्यक है कि जो भी वो निर्देशन का कार्य हो वो उद्देश्य के अनुकूल हो। यदि हम किसी नगर के श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे निर्देशन में हमने ऐसे श्रमिकों से ही चयन करना चाहिए जो बीड़ी बांधने कार्य नहीं करते, तब हमारा निर्देशन व्यर्थ हो जाएगा। नंबर 6, सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित निर्देशन होना चाहिए। एक उत्तम निर्देशन के लिए ये सामान्य ज्ञान और तर्क पर आधारित होना चाहिए। इसी प्रकार से नंबर 7, व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। एक उत्तम निर्देशन के लिए चयन करते समय हमें अन्य अनुभवी अध्ययनकर्ताओं के अनुभवों का भी उपयोग करना चाहिए। नंबर 8, स्वतंत्रता, समग्र की समस्त इकाइयाँ आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी भी इकाई का सम्मिलित होना किसी अन्य इकाई के सम्मिलित होने पर निर्भर नहीं करता। समग्र की प्रत्येक इकाई का निर्देशन में चुने जाने का स्वतंत्र समान अवसर भी प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से ये 8 विशेषताएं हैं जो एक निर्देशन प्रणाली को श्रेष्ठ बनाती है। इसी प्रकार निर्देशन चुनाव प्रणाली या जो विधि है के लिए पक्ष में कुछ तत्व हैं कि उसमें कौन कौन से निर्देशन के चुनाव में हमें कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अर्थात समग्र का निर्धारण, निर्देशन की इकाई का निर्धारण करना चाहिए, स्रोत सूची बनानी चाहिए, निर्देशन का आकार निर्धारण करना चाहिए और निर्देशन पद्धति का चयन करना चाहिए चुनाव में। इस प्रकार से ये 5 प्रक्रियाओं से हमें निर्देशन प्रणाली की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, तभी वह एक श्रेष्ठ निर्देशन की प्रणाली बन सकती है। धन्यवाद।